Hello students, welcome to my channel. We are going to start new topic, that is biotechnology and its application. तो हमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या होता है। तो व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों इतना यूजफुल है, ये हम देखने वाले हैं। इससे क्या क्या हमें फायदे हैं। तो सबसे पहले हम इससे बहुत सारे क्या बना सकते हैं, थेराप्यूटिक्स बना सकते हैं। मतलब इससे बहुत सारी हम दवाइयाँ बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो मेडिकल साइंस में काम आए। फिर ये बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए मतलब हम चेक कर सकते हैं कि किसी पर्सन को अगर कोई बीमारी है तो हम वो भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि पीसीआर और एलिजा, ये सब जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। हम इससे क्या बना सकते हैं, हम इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं। तो हम इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं, ठीक है। और हम इससे क्या बना सकते हैं, हम इससे बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब हुआ कि हम इससे केक्स बना सकते हैं, बिस्किट्स बना सकते हैं, जो भी पैक्ड आइटम्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड, चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। बायो रेमिडिएशन के काम में आता है ये, बायो रेमिडिएशन के काम में आता है। मतलब अगर मान लीजिए हमें कुछ रेक्टिफाई करना है, कोई डीएनए में प्रॉब्लम है, हमें उसे चेंज करना है, उसे सही करना है, तो उसके काम में आ सकता है। वेस्ट ट्रीटमेंट में काम में आ सकता है ये। तो वेस्ट ट्रीटमेंट में काम में आ सकता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं कि कोई वेस्ट मटेरियल है उसको भी हम प्रॉपर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम देखते हैं, उसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एनर्जी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक एप्लीकेशंस हो गए, किसके, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हो गए। अब हमको एनसीईआरटी में एक चीज़ देके रखी है, दैट इज हमें एनसीईआरटी में बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है। तो हमारे पास 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं, बायोटेक्नोलॉजी के। तो बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म और अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक बेस्ट कैटलिस्ट मिलता है। बेस्ट कैटलिस्ट मतलब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिलता है। मतलब हमको मिल रहा है एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अच्छा ऑर्गेनिज्म मिल रहा है जिसमें सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। या हमको एक अच्छा माइक्रोब मिल रहा है, ठीक है, या हमको एक अच्छा एंजाइम मिल रहा है, या हम कह सकते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो 3 मेन क्रिटिकल एरियाज हो गए बायोटेक्नोलॉजी के, कि हमें एक अच्छा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिलेगा, मतलब एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म मिलेगा, एक इम्प्रूव्ड माइक्रोब मिलेगा, या एक और अच्छी क्वालिटी का इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट जैसे कि कोई एंजाइम मिलेगा। फिर दूसरा जो इसका क्रिटिकल एरिया है रिसर्च का बायोटेक्नोलॉजी का, वो है कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट। एक ऑप्टिमल कंडीशन भी मिलनी चाहिए, एक ऑप्टिमल कंडीशन। जैसे हमने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग देखा था लास्ट चैप्टर में, तो हमें एक ऑप्टिमम कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन भी मिलती है बायोटेक्नोलॉजी से। हम बहुत सारे पैथोजन फ्री स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये सारा भी तो बायोटेक्नोलॉजी है। तो ऑप्टिमल कंडीशन भी ढूंढना, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एक रिसर्च पॉइंट हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, अच्छी अच्छी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजीज को भी ढूंढना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस डाउनस्ट्रीम प्रोसेस टेक्नोलॉजीज को भी ढूंढना। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो हमें प्रोटीन्स को या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो हमें अलग अलग डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस की टेक्निक भी चाहिए।
तो तीन इसके बायोटेक्नोलॉजी के तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हो गए। एक तो हमको बेस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म चाहिए, मतलब बेस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, बेस्ट माइक्रोब चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो चाहिए। दूसरा, हमें एक ऑप्टिमम कंडीशन ढूंढनी होती है जो हम बायोटेक्नोलॉजी से कर लेते हैं। और तीसरा, हमको एक बेस्ट डाउनस्ट्रीम प्रोसेस भी चाहिए होता है, वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इन तीन फील्ड्स में हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में देखेंगे। तो हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। तो देखो, तीन चीजें कर सकते हैं हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि तीन चीजें कर सकते हैं, 3 थिंग्स हम कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। क्या तीन चीजें कर सकते हैं हम फूड प्रोडक्शन के लिए? या तो देखो, पहले क्या किया गया था कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर लाया गया था। क्या लाया था? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये लाया गया था। फिर कौन सा एग्रीकल्चर आया? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आया। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर क्या आएगा? जैसे मैन्योर आ गया, इसमें कंपोस्ट आ गया, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद और नई चीज आई, वो आई कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ गए। तो क्या आ गए? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ गए। इससे क्या होने लगा? इससे हमारा जो एग्रीकल्चर है और अच्छा होने लगा। तो पहले क्या है, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे, फिर से देखेंगे कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या यूज किया। तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहले हमने केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किया। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या किया कि पेस्टिसाइड्स को यूज किया, फर्टिलाइजर्स को यूज किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किया। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हमने क्या किया कि मैन्योर को यूज किया, हमने कंपोस्ट को यूज किया। फिर हमने क्या किया? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत फ्लरिश हुआ और जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फर्टिलाइजर, मतलब एग्रोकेमिकल, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की वजह से ही हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो क्यों हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन? क्यों आया? प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? क्योंकि इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सीड्स मिली हमें। हमें कैसी सीड्स मिली? इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स मिली, हाई क्वालिटी सीड्स मिली, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स मिली। हमें एग्रोकेमिकल भी मिला। एग्रोकेमिकल्स का मतलब हमें क्या क्या मिला? हमें पेस्टिसाइड्स मिले, हमें फर्टिलाइजर्स मिले। ठीक है, तो हमें एग्रोकेमिकल मिला, पेस्टिसाइड्स मिले, फर्टिलाइजर्स मिले। तो हमने क्या किया कि जितनी भी फूड की रिक्वायरमेंट थी वो तो क्या हुई? ट्रिपल हो गई। मतलब जितना फूड था ना, फूड का जो सप्लाई था, जो रिक्वायरमेंट नहीं कह सकते, मतलब हम कह सकते सप्लाई, जितना पहले प्रोडक्शन होता था उससे हमने क्या किया? ट्रिपल्ड कर दिया। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को हमने क्या किया? बढ़ा दिया। बट इतना बढ़ाने के बाद भी इतना इनफ नहीं था, बट नॉट इनफ टू फीड, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही थी। तो इट वॉज नॉट इनफ टू फीड ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमने अपना प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, बट इतना नहीं बढ़ाया कि मतलब क्या हो कि ग्रोइंग पॉपुलेशन उससे बेनिफिट कर जाए। ठीक है, अब देखो, एग्रो केमिकल मतलब जो भी हम ये बना रहे थे, क्या पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, ये क्या हो गए थे? ये तो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ रहे थे हमें। तो ये एग्रोकेमिकल हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। ये हमारा जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है उसको बढ़ा तो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। तो इसको हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग के लिए या कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज़ कर पा रहे थे। तो हम इसको कन्वेंशनल
एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज कर पा रहे थे। क्यों हम इसको कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के लिए क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था, अब इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते थे ना। तो ये था ऑल अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक जो न्यूली एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, दैट इज टिश्यू कल्चर। So if you are liking this series of videos, kindly like and subscribe my channel so that I can post more new videos on NCERT based topics. Thank you so much.